हेलो स्टूडेंट्स, आर के सर मेरे चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एनएएस परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 विषय गणित के प्रैक्टिस सेट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 3 है। तो आपको बताना है कि 4 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक संख्या है। अगर आप अकेले 4 को देखते हो तो ये एक परिमेय संख्या है और रूट 3 आपके पास अपरिमेय संख्या है, यानी 4 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर प्राप्त हो रही है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में कोई भी संक्रिया की जाती है तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 2, समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। यानी आपको बताना है कि इसमें a का क्या मान होगा जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो पहले आपके पास समीकरण 1 है, 2x प्लस ए वाई बराबर 1 है। इसको अगर आप समीकरण के रूप में बदलते हो तो ये आपके पास 2x प्लस ए वाई और अचर राशि 1 का पक्षांतरण होगा तो ये LHS में आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -1 बराबर 0 हो जाएगा। और समीकरण 2 का जब समीकरण 2 में 7 का पक्षांतरण करोगे तो ये समीकरण आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 होगी। समीकरण 1 की तुलना अगर आप दो चरों के रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करते हो तो आपके पास a1 का मान 2 होगा, b1 का मान आपके पास a होगा, c1 का मान आपके पास -1 होगा। और समीकरण 2 की तुलना अगर आप दो चरों के रैखिक समीकरण से करते हो तो a2 का मान आपके पास 3 होगा, b2 आपके पास -5 होगा, c2 आपके पास -7 होगा, यानी a1 बट्टा a2 आपके पास 2/3 होगा। a1 बट्टा a2 आपके पास 2/3 होगा। b1 बट्टा b2 आपके पास a बट्टा -5 होगा और c1 बट्टा c2 आपके पास -1 बट्टा -7 होगा। तो आपको ये पूछा है कि इन दोनों समीकरण निकायों के लिए a के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो a का मान बताना है तो आपको कोई भी समीकरण निकाय के लिए कोई हल नहीं होने के लिए शर्त यह रहती है कि वो दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, और समांतर होने के लिए आपके पास a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2, लेकिन इसका मान c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होता है। a1 बट्टा a2 आपके पास a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है तो 2/3 हो गया। b1 बट्टा b2 आपके पास b1 का मान आपके पास a है, b2 का मान आपके पास -5 है तो 2/3 बराबर a बट्टा -5 हो गया। और इसका मान आपके पास c1 बट्टा c2 यानी -1 बट्टा -7 यानी 1/7 के बराबर नहीं होगा। आपको एक का मान क्या होगा ये पूछा है, क्या नहीं होगा ये नहीं पूछा। तो आपको a1 बट्टा a2 बराबर लेना है b1 बट्टा b2, और a1 बट्टा a2 आपके पास 2/3 था और b1 बट्टा b2 आपके पास a बट्टा -5 है। अगर इनको आप तिरछा गुणा करते हो तो 2 गुणा -5 -10 हो गया और 3 गुणा a 3a हो गया, तो 3a बराबर -10 होगा। a बराबर आपके पास -10/3 होगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन ऑप्शन ए में आपके पास केवल a बराबर 10/3 दे रखा है, जो कि गलत है। यानी आपका ऑप्शन ए है वो -10/3 होना चाहिए और आपका ऑप्शन तब ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा यदि a का मान होगा।
तो द्विघात समीकरण होने के लिए इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात 3 है। तो इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको ये x क्यूब का पद हटना चाहिए, और x क्यूब का पद तब हटेगा जब एक का मान 0 होगा, यानी 0 गुणा x क्यूब आपके पास 0 हो जाएगा। फिर ये bx स्क्वायर प्लस ax प्लस डी के रूप में रहेगा, और bx स्क्वायर में x की अधिकतम घात आपके पास 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा यदि a का मान 0 होगा, यानी आपका स ऑप्शन सही होगा। यदि एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d दे रखा हो तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an। nवां पद को आप an या tn से लिख सकते हो, तो an बराबर a प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, और ये ऑप्शन आपके पास ब ऑप्शन में है, यानी आपका ब ऑप्शन सही होगा। यानी यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी आपका ब ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5, दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC है तब अक्ष का मान क्या होगा। तो आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में एक भुजा BC के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची गई है, DE समांतर खींची गई है, और अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह रेखा त्रिभुज की शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह आपके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या जिसे आप थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हो, उसका कथन है। और आपके पास यानी आपके त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर रेखा DE खींची गई है, तो ये आपके भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी आपके पास AD बट्टा DB बराबर होगा AE बटा EC, यानी AD बट्टा DB बराबर AE बटा EC होगा। AD आपके पास 8 सेंटीमीटर है, DB आपके पास 16 है, AE आपके पास 34 है, और EC आपके पास 17 है। तो अगर इसका उजर गुणा करते हो तो 17 से गुणा होगा, तो 17 बराबर आपके पास हो जाएगा 16 गुणा 34, यानी आपके पास 17 बराबर 16 गुणा 34 हो गया। तो अक्ष बराबर आपके पास 17 इधर गुणा में है, दूसरी साइड में जाने पे ये भाग में जाएगा, यानी 16 गुणा 34 बट्टा 17, और 34 में 17 का भाग 2 बार जाता है, तो 16 गुणा 2 यानी 32 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन द सही होगा। प्रश्न संख्या 6, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR और कोण A बराबर 49 डिग्री और कोण Q बराबर 75 डिग्री है तो कोण C का मान होगा। दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी आपके पास कोण A बराबर आपके पास 49 डिग्री हो गया, और उस कोण A का मान आपके पास कोण P के बराबर होगा। कोण Q बराबर अगर आपको 75 डिग्री दे रखा है तो Q का जो संगत कोण होगा वो B होगा, तो कोण B बराबर भी आपके पास 75 होगा, यानी आपके पास कोण A बराबर 49 डिग्री हो गया, कोण B बराबर 75 डिग्री हो गया, और कोण C का मान निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 हो जाएगा। कोण A आपके पास 49 डिग्री है, कोण B आपके पास 75 डिग्री है, और कोण C बराबर 180 हो गया। 49 और 75 आपके पास 124 होते हैं, तो 124
प्लस कोण सी बराबर 180 हो गया। कोण सी का मान चाहिए तो कोण सी बराबर 180 माइनस 124, और 180 में से अगर आप 124 घटाते हो तो आपके पास 56 डिग्री प्राप्त होता है, यानी कोण सी का मान आपके पास 56 होगा, यानी आपका ऑप्शन वैसा ही होगा। प्रश्न नंबर 7, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि जो आपके पास जो परिमेय संख्या दी है उसमें क्यों का मान 15 है, और इस 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणा 5 है। तो आपको कोई भी संख्या दे, परिमेय संख्या दे, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, यह ज्ञात करने के लिए आपको उसके हर यानी क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, यानी केवल 2 की घात या केवल 5 की घात के रूप में है, तो उन दोनों संख्याओं का उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज उस दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब बात रही अशांत आवर्ती है या अनावर्ती है, तो आपको 11 में 15 का भाग देना है। अगर आप 11 में 15 का भाग देते हो तो 11 15 से छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, तो आपके पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने पे आपके पास 110 हो गया। 110 में 15 का भाग 7 बार जाता है, 15 संती 105 हो गया, 5 रह गया, 5 पॉइंट लगा हुआ, 1 0 उतार सकते हो, 50 हो गया। 50 में 5 का भाग 3 बार जाएगा, फिर वापस 5 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार सकते हो, 50 हो गया, वापस 3 बार जाएगा, वापस 5 रह गया, 3 बार जाएगा, यानी आपके पास इसका मान 0.73 की आवर्ती हो जाएगी। यानी आपका जो आंसर होगा 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न संख्या 8, मूल बिंदु से बिंदु ए 4, -3 की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होती है वो उस बिंदु के अक्ष निर्देशांक यानी अक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। यानी किसी बिंदु से मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर √x² + y²। अक्ष का मान आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, और y का मान आपके पास -3 है तो -3 का स्क्वायर हो गया। इसके वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल में आपके पास 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 16 + 9 25 होता है वर्गमूल में, यानी आपके पास वर्गमूल में 25 हो गया तो मान आपके पास 5 आ गया, यानी आपका ऑप्शन सही होगा। तो मूल बिंदु से बिंदु ए 4, -3 की दूरी 5 इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 15 डिग्री गुणा tan 20 डिग्री गुणा tan 70 डिग्री गुणा tan 75 डिग्री का मान होगा। तो tan 15 को tan 15 लिख लिया आपने, tan 20 को tan 20 लिख लिया, tan 70 का पूरक कोण आपके पास कोट 20 होता है, क्योंकि tan 70 को आप tan 90 - 20 लिख सकते हो, और tan 90 - थीटा बराबर कोट थीटा होता है, यानी कोट 20 हो गया। और tan 75 को आप कोट 15 लिख सकते हो, क्योंकि tan 75 का पूरक कोण कोट 15 होगा। तो ये आपके पास tan 15 गुणा tan 20, कोट 20 को आप 1/tan 20 लिख सकते हो, और कोट 15 को आप 1/tan 15 लिख सकते हो। tan 20 से tan 20 कैंसिल, tan 15 से tan 15 कैंसिल, ऊपर आपके पास केवल 1 × 1 रहा, यानी आपका जो इसका tan 15 tan 20 tan 70 tan 75 का जो मान होगा वो 1 × 1 यानी 1 होगा, यानी आपका ऑप्शन ऐसा ही होगा।
साइन थीटा का महत्तम मान होता है, यानी आपको साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है ये बताना है। तो साइन थीटा का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, यानी साइन थीटा का महत्तम मान आपके पास 1 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ऐसा ही होगा। प्रश्न नंबर 11, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोले का आयतन अनुपात नए गोले का आयतन है। तो अगर अपन मानते हैं कि पहला जो गोला था, मूल गोला था, उसकी त्रिज्या आपके पास r थी, स्मॉल r थी, और नए गोले की जो त्रिज्या है वो आपके पास कैपिटल R है। तो आपके पास मूल गोले का आयतन होगा वो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा, स्मॉल r क्यूब होगा। और मान लेते हैं नए गोले का आयतन आपके पास, उसकी त्रिज्या आपके पास कैपिटल R है, तो उसका आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास नए गोले का आयतन, मूल गोले का आयतन और नए गोले के आयतन का जो अनुपात रहेगा वो स्मॉल r क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब होगा। मूल गोले का त्रिज्या आपके पास स्मॉल r क्यूब थी और जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या मूल गोले की त्रिज्या से आधी है, यानी r/2 का क्यूब हो गया। ये आपके पास भिन्न के रूप में है तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो आप। तो ये आपके पास r³ बटा 1 बटा a बटा b का क्यूब, a³ बटा b³ होता है। तो r का क्यूब r³ हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया, यानी आपके पास मूल गोले का आयतन अनुपात नए गोले का आयतन बराबर हो रहा है r³ बटा 1 बटा r³ बटा 8। पहली और आठवीं संख्या गुणा, पहली और चौथी संख्या गुणा हो जाएगी, यानी r³ गुणा 8 हो गया। दूसरी और तीसरी संख्या गुणा हो जाएगी, यानी 1 गुणा r³ हो गया। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, यानी मूल गोले का आयतन अनुपात नए गोले का आयतन आपके पास 8:1 होगा, यानी आपका ऑप्शन बस सही होगा। यानी यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोले का आयतन नए गोले के आयतन का अनुपात जो होगा वो 8:1 होगा, यानी आपका ऑप्शन बस सही होगा। प्रश्न नंबर 12, एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है तथा ऊंचाई 5 मीटर है। इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो घनाभाकार कमरे की लंबाई आपको 7 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है, ऊंचाई 5 मीटर दे रखी है। इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो कोई भी आकृति में अगर आप अधिकतम लंबाई की छड़ रखना चाहते हो तो वो उसके विकर्ण के अनुदिश रखी जाएगी, यानी इस घनाभाकार कमरे में जो अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जाएगी वो उसके विकर्ण के अनुदिश रखी जाएगी। और घनाभ का विकर्ण आपके अंडर रूट में l का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है, यानी ये आपके पास अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो गया, चौड़ाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया, और ऊंचाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। यानी आपके पास अंडर रूट में 7 का स्क्वायर यानी 49 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया और 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया। तो आपके पास 49 और 16 65 हो जाएगा, और 65 और 25 आपके पास 90 हो जाएगा, यानी वर्गमूल में 90 हो जाएगा। 90 को आप 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हो, वर्गमूल के अंदर है, 3 का जोड़ा बन जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल में आपके पास 2 गुणा 5 यानी 10 रह जाएगा। यानी आपके पास एक घनाभाकार कमरे की लंबाई, जिसकी लंबाई आपके पास 7 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसमें अधिकतम 3 रूट 10 मीटर की
लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 13, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। अगर वो असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता का मान 0 होगा, और अगर वो निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होगा, और अगर वो अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। यानी किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान आपके पास 1 हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 14, माध्य ए, माध्यिका बी और बहुलक सी के बीच संबंध होता है। तो आपके पास माध्यक यानी माध्यिका, बहुलक और माध्य के बीच में एक संबंध होता है कि 3 गुणा माध्यिका, यानी माध्यिका और माध्यिका को आप लिख रहे हो बी से, तो 3 गुणा बी बराबर आपके पास हो गया बहुलक, बहुलक यानी सी प्लस 2 गुणा माध्य यानी 2a। तो आपके पास माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में एक आनुपातिक संबंध होता है, और वो संबंध ये होता है 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, यानी 3 गुणा माध्यिका आपके पास b है तो 3 गुणा b हो गया, बराबर हो गया बहुलक, बहुलक को आप c लिख रहे हो तो c प्लस 2 गुणा माध्य, और माध्य को a लिख रहे हो तो 2 गुणा a यानी 2a हो गया। यानी आपके पास 3b बराबर c प्लस 2a होगा। तो आपको इन ऑप्शन को हल करना है, और जिसमें भी आपके पास 3b बराबर c प्लस 2a प्राप्त हो रहा है उससे वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो पहले ऑप्शन को अगर अपन देखते हैं तो a माइनस बी बराबर 3 c माइनस बी, तो a माइनस बी LHS आपके पास a माइनस बी हो गया, और 3 जब c से गुणा होगा तो 3c हो गया माइनस 3b हो गया। b का अगर आप पक्षांतरण करते हो तो ये हो गया a माइनस बी प्लस 3b बराबर 3c। आपको c केवल 1 चाहिए, जबकि ये कितना आ रहा है आपके पास 3c आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो a माइनस सी बराबर 3a माइनस बी, तो इसको हल करते हैं तो a माइनस सी बराबर 3a माइनस 3b हो गया। 3b को एक तरफ रखते हैं, पक्षांतरण करते हैं, इधर माइनस है, LHS में जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो 3b बराबर 3a आपके पास है, a का पक्षांतरण करोगे a LHS में धनात्मक है, RHS में ये ऋणात्मक में जाएगा, यानी 3a माइनस a हो गया, और c आपके LHS में ऋणात्मक है, RHS में जाने पे ये धनात्मक होगा, यानी 3a माइनस a प्लस सी होगा, यानी 3b बराबर 2a प्लस सी होगा, या आप इसको 3b बराबर c प्लस 2a लिख सकते हो, यानी 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, आपके पास 5 संख्याएं दे रखी हैं, उनका समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य बराबर आपके पास संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होती है। तो पहले आपको संख्याओं को जोड़ना है। संख्याएं आपके पास है k प्लस 6, k प्लस 9, k प्लस 12, k प्लस 15 और k प्लस 18। तो जब आप संख्याओं को जोड़ोगे तो k प्लस 6 हो गया, k प्लस 9 हो गया, k प्लस 12 हो गया, k प्लस 15 हो गया, प्लस k प्लस 18 हो गया, और बट्टे में आपके पास कुल संख्याएं 5 है तो 5 का भाग लग जाएगा। तो k 1 2 3 4 और 5 हो रहा है, यानी 5k हो रहा है आपके पास। 6 9 15 हो गया, 15 12 27 हो गया, 27 15 42 हो गया, और 42 और 18 60 होता है, तो 5k प्लस 60 बटा 5 हो रहा है।
तो आपके पास आया 5k + 60/5। ऊपर वाली संख्या में से आप 5 कॉमन ले सकते हो, तो 5 कॉमन लिया तो आपके पास 5k में 5 का भाग देते हो तो k बचता है, और 60 में k 5 का भाग देते हो तो 12 बचता है। यानी ये हो गया 5 × k + 12/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो समांतर माध्य होगा वो k + 12 होगा, यानी आपका ऑप्शन सही होगा। दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा, तो आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है L + f1 - f0 बटा 2f1 - f0 - f2 गुणा h। तो अगर ये आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन आपके समय है ये सूत्र, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, दिए गए त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है। यदि PQ बराबर कोण QR है तो उन्नयन कोण का मान होगा। उन्नयन कोण आपको बताना है। उन्नयन कोण आप मान सकते हो R। तो ये आपके पास PQR त्रिभुज है जिसमें कोण Q 90 डिग्री हो रहा है। ये 90 मानते हैं, तो ये 90 है, और ये आपके पास PQR हो गया। अब आपको QR बराबर PR दे रखा है। अगर QR बराबर PR है, QR बराबर PQ दे रखा है, तो इनमें से Q है वो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कोण P का मान होगा वो कोण R के बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होना है। ये कोण 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो कोण P प्लस कोण Q आपके पास 90 दे रखा है, प्लस कोण R बराबर 180 हो गया। कोण P और R बराबर है, तो कोण P की जगह R लिख सकते हैं। तो कोण R प्लस 90 प्लस कोण R बराबर 180 हो गया, यानी 90 + 2 कोण R बराबर 180 हो गया। तो 2 कोण R बराबर 180 - 90 हो जाएगा। एक 180 - 90, तो 2 कोण R बराबर 180 में से 90 घटाते हो तो 90 बचता है। कोण R का मान चाहिए, 2 इधर गुणा में दूसरी साइड में जाने पे भाग में जाएगा, तो 90/2 यानी 45 डिग्री हो गया। कोण R ही आपके पास अगर कोण Q है वो आपका 90 डिग्री है, तो R आपका QR आपका आधार होगा, और उन्नयन कोण आपका है वो R होगा। तो R का मान अगर आपके पास 45 डिग्री आया है, तो इस त्रिभुज में जो उन्नयन कोण होगा उसका मान 45 डिग्री होगा, यानी आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा PQ है। ये एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है, और इसमें किसी बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ, जिसमें OQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। OQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये भुजा 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी है वो आपके पास 13 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये आपके पास 13 सेंटीमीटर हो गई, और ये आपके पास लंब हो रहा है। क्योंकि PQ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये आपके पास आधार हो गया, और समकोण के सामने की भुजा ये आपके पास कर्ण हो गई। कर्ण आपके पास 13 हो रहा है, आधार आपके पास 5 हो रहा है, तो लंब निकालना है। और लंब का स्क्वायर बराबर आपके पास होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आपके पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
तो लंब स्क्वायर बराबर आपके पास हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 169 माइनस 25 आपके पास 144 होता है। तो एल स्क्वायर बराबर यानी लंब का स्क्वायर बराबर 144 हो गया। तो लंब बराबर आपके पास हो जाएगा वर्गमूल में 144, और 144 का वर्गमूल है वो 12 सेंटीमीटर होता है, यानी आपका ऑप्शन से सही होगा। यानी ओ केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा पी क्यू है, जिसमें ओ क्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तथा ओ पी बराबर 13 सेंटीमीटर है, यानी वर्त के केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास समकोण के सामने की भुजा है, तो ये कर्ण हो जाएगी। और स्पर्श रेखा की लंबाई पी क्यू की लंबाई निकालनी है, और पी क्यू आपके पास कोण लंब हो जाएगा, और लंब बराबर आप निकालोगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन से सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो एक सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और 366 में अगर आप 7 का भाग देते हो, यानी एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, और 52 सप्ताह होने के साथ 2 दिन ऊपर होते हैं, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो ये 52 सप्ताह हैं, इसमें 52 रविवार हो गए, 52 सोमवार हो गए, 52 मंगलवार हो गए, 52 बुधवार हो गए, 52 आपके पास बृहस्पतिवार हो गए यानी गुरुवार हो गए, 52 आपके पास शुक्रवार हो गए, और 52 शनिवार हो गए। अब आपके पास 53 रविवार होने के लिए क्या प्रायिकता होगी। तो ये 2 दिन हैं, इस दिन आपके पास रविवार और सोमवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार भी हो सकता है, मंगलवार और बुधवार भी हो सकता है, बुधवार और गुरुवार भी हो सकता है, गुरुवार और शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार और शनिवार भी हो सकता है, और शनिवार और रविवार हो सकता है। यानी इन 2 दिनों में प्रत्येक वार आने की जो संभावना है वो 2 बार बनती है। कुल संभावित घटना आपके पास 7 हो जाएगी, क्योंकि कुल जो वार होते हैं वो 7 होते हैं, और प्रत्येक वार आने की संभावित घटना है वो 2 है। तो 53 रविवार होने की जो आपके पास प्रायिकता रहेगी वो 2/7 रहेगी, यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 20, समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के मूल होते हैं। तो आपको इसके मूल चेक करने की, इसके मूल वास्तविक है काल्पनिक है, और वास्तविक है तो समान है या असमान है। तो आपके पास इसका विविधकार होना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 है। तो इसकी तुलना अगर आप द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हो, तो a का मान आपके पास 1 हो रहा है, a बराबर 1 हो रहा है, b बराबर आपके पास -5 हो रहा है, और c बराबर आपके पास प्लस का 8 हो रहा है। और विविधकार ज्ञात करने के लिए आपको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है, यानी b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और b का मान आपके पास -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 a का मान आपके पास 1 है, गुणा c आपके पास 8 है। तो ये -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 माइनस 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 8 32, 25 माइनस 32 यानी -7 हो गया, और इसका मान आपके पास 0 से कम है। यानी अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, तो दोनों मूल जो होंगे समीकरण के वो वास्तविक और समान होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है यानी धनात्मक संख्या है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है यानी 0 से कम है यानी ऋणात्मक है, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे यानी वास्तविक नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन सही है।